आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। बिहार असेंबली इंतख़ाबात के पहले मरहले की मुहिम का आखिरी दिन आज शाम 5 बजे के बाद डोर टू डोर मुहिम शुरू करेंगे उम्मीदवार। 6 नवंबर को 121 असेंबली सीटों के लिए होगी वोटिंग। बिहार की सियासी बिसात पर उतरेंगे बड़े लीडर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ख़वातीन एनडीए कारकुनों से करेंगे बातचीत। राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की एक के बाद एक रैलियां। मगरबी बंगाल समेत 9 रियासतों और 3 मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में शुरू होगी SIR मुहिम। आइंदा 1 माह तक घर घर जाएंगे BLOs। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर से इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिदोन सार की दिल्ली में होगी मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई तरक्की पर करेंगे तबादला ख्याल। दो मरहलों में होगा इंडियन विमेन फुटबॉल लीग का इनेकाद। 20 दिसंबर से शुरू होगा पहला मरहला। आइंदा साल 20 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा दूसरा मरहला। खबरें अब तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों के पास मकामी हामियों के साथ घर घर मुहिम चलाने के लिए 24 घंटे होंगे। पहले मरहले में 18 अजला के 121 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। 6 नवंबर को 37,513,302 वोटर EVM में 1,314 उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डालेंगे। मिथिला, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई सीटें पहले मरहले में सबसे ज़्यादा तवज्जो की मरकज़ है। 2020 के असेंबली इंतखाबात में एनडीए को इन तीनों खित्तों में मजबूत बरतरी हासिल थी। इंतज़ामिया ने पहले मरहले की वोटिंग के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने मुबस्सिरीन को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि वो इंतखाबी मशीनरी के लिए त्यौहार का माहौल बनाएं और वोटरों की बड़ी तादाद की हौसला अफजाई करें। इस इंतखाबी मुहिम में तमाम पार्टियों के लिए नौकरियां और नकल मकानी जैसे मसाइल कुलीदी मसाइल बन गए हैं और इंतखाबात इन्हीं मसाइल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए के ख़वातीन कारकुनों से बातचीत करेंगे। ये बातचीत बीजेपी की मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत होगी। बिहार इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम का आज आखिरी दिन है। वज़ीर आज़म मोदी बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी ख़वातीन की ताकत बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी एनडीए की जीत को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली तवानाई और लगन के साथ काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी मुहिम में उनकी फ़आल शिरकत बिहार में जमहूरियत के सफ़र को मज़ीद तक़वियत दे रही है। आज दोपहर 3:30 पर मुज़ाकरात के बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि वो माओ और बहनों के साथ बातचीत के लिए बहुत बेताब है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की बिहार में ख़वातीन वोटर्स पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। असेंबली इंतख़ाबात से कबल बिहार में एनडीए हुकूमत ने खुद इन्हिसारी और कारोबारी शख्सियत को फ़रोग़ देने की स्कीम के हिस्से के तौर पर 25 लाख ख़वातीन के बैंक खातों में 10,000 रुपये मुंतकिल किए थे। बिहार असेंबली इंतख़ाबात के पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और आज इंतख़ाबी मुहिम का आखिरी दिन है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के रोड शो के बारे में मरकजी वजीर और LJP रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने कहा, उनकी उम्र को देखते हुए हम इस पर तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन ये वाकई फिक्र की बात है। लालू यादव अपनी खराब सेहत जाहिर करके जेल से बाहर हैं, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय ज़रूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं,
दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए मैं कतई, उनकी उम्र है और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफ़ें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने अनंत सिंह ने मोकामा कत्ल केस में फंसाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जाए वक़ूअ की सूरत हाल वाज़ेह तौर पर अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की साजिश की निशानदही करती है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द ही साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। मोकामा की घटना कराने के पीछे एक साजिश है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस बोल्डर का इस्तेमाल वहाँ टाल में हुआ है, वो बोल्डर टाल में नहीं रहता। वो बोल्डर रेलवे लाइन के किनारे रहा। कौन लाया रेलवे लाइन के किनारे से बोल्डर? तो जिसने भी लाया उसका उद्देश्य एक ही था कि किसी तरह इस घटना को गिराया जाए और अनंत सिंह जी को पर FIR दर्ज करें। बिहार में आज राजनाथ सिंह और अमित शाह जेपी नड्डा के साथ कई इंतखाबी रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह आज मुंगेर में सम्राट चौधरी की हिमायत में वोट की अपील करेंगे। अमित शाह आज औराई, मधुबन और सिकटा असेंबली सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह औराई के ज़िले में अपनी पहली अवामी मीटिंग करेंगे। वो चाकिया के गांधी मैदान में मधुबन असेंबली सीट के लिए दूसरी अवामी मीटिंग भी करेंगे। वो रामपुरवा में तीसरा जलसा आम करेंगे, जबकि बीजेपी सदर नड्डा गयाजी में रोड शो करेंगे। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बिहार में पूरी ताकत के साथ इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। राहुल गांधी औरंगाबाद और कुटुंबा में 2 अवामी जलसे करने वाले हैं। दरिस्ना महागठबंधन के वजीर आला का चेहरा तेजस्वी यादव भी आज बिहार में 17 अवामी जलसे करेंगे। काबिल जिक्र है कि तेजस्वी यादव की रैली समस्तीपुर से शुरू होगी और बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से होती हुई वैशाली में इख्तिताम पसीर होगी। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी आज आखिरी दिन रोड शो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अररिया, जोकीहाट और ठाकुरगंज असेंबली सीटों पर 4 अवामी जलसे करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन आज अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मुहिम का दूसरा मरहला शुरू करेगा। इसमें 9 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले 3 इलाकों के तकरीबन 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये अमल गिनती के मरहले से लेकर 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। कमीशन 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिसकी हतमी फहरिस्त 7 फरवरी 2026 को शाया होगी। SIR के इस नए मरहले में अंडमान और निकोबार जज़ाइर, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल होंगे। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने हैं। आइंदा बरस असम में भी असेंबली इंतखाबात होने हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस बार इस रियासत को SIR के अमल में शामिल नहीं किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को कहा कि रियासत में शहरियत के लिए मुख्तलिफ इल्तिज़ामात हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहाँ शहरियत की तस्दीक का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि SIR वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। कोई अहल शहरी नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही कोई गलत नाम फहरिस्त में रहेगा। इस अमल के तहत गैर कानूनी गैर मुल्की तारिक वतन की शिनाख्त और उन्हें फहरिस्त से निकालने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जिन वोटरों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में थे उन्हें कोई इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके वालिदैन के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं, उन्हें भी इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे कबल ये बिहार में नाफिज किया गया था, जहां 30 सितंबर को तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख नामों पर मुश्तमिल हतमी वोटर लिस्ट शाया की गई थी। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज नई दिल्ली में इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेदोन सार से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा
दिफा, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, इख्तरात, टेक्नोलॉजी और तिजारत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत का इम्कान है। भारत और इसराइल के दरमियान देरीना करीबी ताल्लुकात हैं जो हालिया बरसों में मज़ीद मजबूत हुए हैं। इस मुलाकात को दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी एतमाद और शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने डीडी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि गगनयान के तहत पहले बगैर पायलट मिशन समेत अगले 5 महीनों में 7 मिशन अंजाम देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने खलाई शुबे में की गई इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। काबिल ज़िक्र है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इतवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट CMS-3 कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। The use cases, if you can, make us understand for the common Indian with this heaviest communication satellite. This is the heaviest communication satellite, 4,400 kg, lifted up by GSLV LVM-3 vehicle, and we have placed for placing in the geotransfer orbit. This will enhance the communication capability of India, mainly for strategic application. But what are the use cases for the common person to understand, sir? How it will improve the communication? Basically, we have to ensure safety and security of every citizen of Bharat. So towards that, this will be useful. And Atmanirbhar Bharat is one central thing that you are working on, sir. What is the next in the pipeline as far as this year is concerned? And also, 3 years, you are saying that 3 times satellites you are going to put. No, with the vision and direction of Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, we are working for 7 launches before March this next year. This finance year, in 5 months, we are planning 7 launches. Next launch will be again a communication launch on commercial basis for a foreign customer. And Narendra Modi ji, our Prime Minister, has rolled out the space sector reform, and we have given 5 PSLV vehicles to private companies, the industrial consortium. The first launcher we are going to have, and we are also going to have the first uncrewed mission of Gaganyaan program. That first uncrewed mission is going to be there, and another couple of launches. As I told, in 5 months, really our hands are totally full. 7 launches are going to happen in another 5 months time frame. And by 2030. और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम का 4था एडिशन पीर को शुरू हो गया है। इस मुहिम के दौरान पेंशनर्स के लिए मुल्क भर में 300 से ज़ायद मकामात पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां पेंशनर्स अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये मुहिम DO, PPW और CGDA पेंशनर्स एसोसिएशन ने शुरू की है और बहुत से बैंक भी इस पूरी मुहिम में शामिल होंगे जो इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। हमारे नुमाइंदे देवांशु मल्होत्रा ने इस मामले पर कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन वंदना गुप्ता से खास बात की। बढ़ता हुआ प्रदूषण और बदलते मौसम से बच्चे खुद को बचाएं, किस तरीके से बुजुर्ग अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही हम लोग भी कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हमसे साझा करने के लिए दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास। प्रदूषण बढ़ रहा है, मौसम पूरी तरीके से करवट ले चुका है, ऐसे में खांसी जुकाम होना तो लाजमी है ही, साथ ही जो आंखों में जलन होती है और जिस तरीके से बच्चों को परेशानी होती है, ऐसे में क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग छोटे बच्चे और जो भी ओल्ड एज में हैं उनका प्रोटेक्शन करें। इन लोगों को थोड़ा सा पोल्यूशन से कितना भी दूर रख सकते हैं, जितना हो सकता है उतना बाहर नहीं निकलें और अपने घर में जितना हो सकता है प्रिकॉशंस ले लें, अच्छा सा पानी पिएं, बैलेंस डाइट रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपना सेहत के बारे में देख लीजिए। और दूसरा चीज़ है कि जो लोग एक्सरसाइज करने और बाहर जाते हैं, अगर उनको लगता है कि पोल्यूशन बढ़ गया है और अपने घर में योगा करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अक्सर बच्चे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? टीनेजर्स जो भी हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट के पीछे चेज़ कर
कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, हाईली अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ट्रांस फैट्स जो है ऑयल्स के साथ ट्रांस फैट्स होते हैं, जो जंक फूड है उसकी कमी करनी ज़रूरत है। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सारे टीनेजर से कि प्रोटीन सप्लीमेंट की 100% ज़रूरत नहीं है। हम अपना बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग वेजिटेरियन डाइट में हम सारा रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन का होता है एक दिन का हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेफिशिएंसी है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है, खून की मात्रा कम है, उस समय वो आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो हमको लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे कि आज का जो टीनेजर्स हैं, युवा है, वो वही रहेंगे जो देश को अच्छे पिलर्स में रखेंगे। इसीलिए हम एक अच्छा सा हेल्थ रखें, फिज़िकल हेल्थ रखें, मेंटल हेल्थ रखें, सोशल कंपोनेंट भी रखें और स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी रखें, इमोशनल कंपोनेंट भी रखें, वो होलिस्टिक हेल्थ रखें ताकि हम सब मिल के अच्छा सा काम करके, ज़्यादा काम करके, बैलेंस डाइट लेके इस देश को एक विकसित भारत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वस्थ रहना है, तभी आप अपने इस विकसित भारत देश के अभियान में अपना एक अभिन्न योगदान दे सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई आलूदगी पर अभी आपने सुना दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास की एडवाइस, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से इन मुश्किल हालात में बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी सांस की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेनी है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर से बात की हमारी नुमाइंदे डॉक्टर सुयश शर्मा ने। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह की मौसमी हालात तमिलनाडु, साहिली आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और जज़ायर, अंडमान और निकोबार में भी आइंदा 2 से 3 दिन में रहेंगे। आइंदा 3 रोज़ में मशरक़ी भारत में कम से कम दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्किल है। दुनिया ने 4 नवंबर 2016 को पेरिस माहिदे के ज़रिए माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी कदम उठाया। इसका मकसद आलमी दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बरकरार रखना और आने वाली नस्लों के लिए महफूज माहौलियाती निज़ाम बनाना है। भारत ने इस आलमी इक़दाम में अहम किरदार अदा किया है। शमसी तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन और पायदार तरक्की के शोबों में भारत ने साबित कर दिया कि तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ साथ साथ चल सकते हैं। नवंबर 2016 ये तारीख दुनिया की आबोहवा की तारीख में एक बेहद अहम मोड़ की निशानदही करती है। इस दिन पेरिस मुआहदा अमल में आया था, एक आलमी करारदाद जिसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग को महदूद करना था। आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज, पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाना पेरिस एग्रीमेंट का मकसद है। ये मुआहदा उस वक्त नाफिजुल अमल हुआ जब दुनिया के 55% अखराज के जिम्मेदार 55 ममालिक ने इसकी तौसीक की। इस आलमी कोशिश में भारत ने कुलीदी किरदार अदा किया। मौसमियाती इंसाफ और पायदार तरक्की के उसूलों की रहनुमाई में भारत ने अपने वादों को हकीकत में बदल दिया है। भारत और फ्रांस की तरफ से शुरू किया गया बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जिसने 100 से ज्यादा ममालिक को एक विजन के साथ इकट्ठा किया है। एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड। हिंदुस्तान ने बायो ईंधन, बरक़ी नक़्लो हरकत, ग्रीन हाइड्रोजन और जंगलात जैसे शोबों में भी तेजी से तरक्की की है। अपनी कौमी सतह पर तयशुदा शराकत NDC के तहत भारत का 2030 का हदफ हासिल करना है। ये GDP के अखराज की शिद्दत को 45% तक कम करने के रास्ते पर है और 2070 तक खालिस सिफर तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क पहले ही GW180 से ज्यादा काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत नस्ब कर चुका है, बशमूल शमसी, हवा, बायोमास और छोटे पनबिजली के मंसूबे। भारत का मकसद 2030 तक 500 गीगावाट गैर फॉसिल तवानाई की सलाहियत को हासिल करना है। नेशनल सोलर मिशन, विंड एनर्जी मिशन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी स्कीमों ने इस तब्दीली की रफ्तार को मजीद तेज कर दिया है। जैसे कि दुनिया के COP30 की तैयारी शुरू हो चुकी है, हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ से एक मजबूत आवाज के तौर पर उभर रहा है। तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले कुछ उर्दू अखबारात का जायजा।
उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खबर है टीम इंडिया से मुतालिक BCCI ने 51 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान और बहरीन के माबैन सरकारी मुआहदे पर जोर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की बहरीन के नुमाइंदों से और उनके वफ़द से। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार असेंबली इंतखाबात से मुतालिक ये खबर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग से कबल सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है और तशरीरी मुहिम आज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद की अगली खबर, बिहार तशरीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी और उसके बाद डोर टू डोर तशरीरी मुहिम 24 घंटे के लिए जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सहाफ़त की खबर। हिंदुस्तान और बहरीन के दरमियान दोहरे टैक्स से मुतालिक मुआहिदा हो गया है और दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। अनिल अंबानी की 3000 करोड़ रुपए की जायदाद कुर्क कर ली गई है। और पाकिस्तान एटमी तजर्बात करने पर गौर कर रहा है, ट्रंप का एक बयान। भारत इखलाकी और इंसानी मरकूज़ AI के लिए आलमी फ्रेमवर्क को तश्कील दे रहा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आगाह किया। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी हुई चंद सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म में वाक़ माली पर अलकायदा के कब्ज़े का खौफ अब बढ़ता जा रहा है। ये मुल्क एक तवील अरसे से दहशतगर्दी के तशद्दुद और नाकाबंदी का सामना कर रहा है। उधर अलकायदा के दहशतगर्दों ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए दारुल हुकूमत बमाको को घेरे में ले लिया है। उन्होंने दारुल हुकूमत को ईंधन की सप्लाई मुनक़ता कर दी है। खदशा किया जा रहा है कि अलकायदा जल्द ही बमाको पर कब्जा कर लेगा। इससे पूरे माली कंट्रोल में आ जाएगा। सैटेलाइट तस्वीर में माली में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि जमात नुसरतुल इस्लामुल मुस्लिमीन नामी ग्रुप ने बमाको पर कब्जा करने के इरादे से ईंधन की सप्लाई मुनक़दा कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि इंतहा पसंद तंजीम माली में बगावत करके हथियार और पैसा इकट्ठा करना चाहती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा है कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का इंतखाब जीत गए तो वो न्यूयॉर्क सिटी के लिए वफाकी फंड्स पर पाबंदी लगा देंगे। आपको बताते चले कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा है और इस बात का बहुत ही कम इम्कान जाहिर किया है कि मैं ज़रूरत के मुताबिक कम से कम रकम के अलावा वफाकी फंड्स में हिस्सा डालूँ। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी आखिरी इंतखाबी रैली में ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो उनकी धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा है कि अब धमकियां देने वालों का डट कर मुकाबला करने का वक्त आ गया है। खेल की खबरों में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फैसला किया है कि इंडियन विमेन लीग 2 मरहलों में खेली जाएगी। पहला मरहला 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक, जबकि दूसरा मरहला 20 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा। ये फैसला फेडरेशन ने 30 अक्टूबर को तमाम 8 विमेन लीग क्लबों के साथ मीटिंग के बाद किया। और पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
मैं गैर कानूनी और गलत तरीके का